हाय स्टूडेंट्स, यूनिट है लॉज ऑफ मोशन और इसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी कोई साइकिलिस्ट किसी सर्कुलर टर्म पर मुड़ता है तो वो अपने आप को साइकिल के साथ वर्टिकल से किसी एंगल पर इंक्लाइन कर लेता है, जिससे सक्सेसफुली वो उस टर्न को क्रॉस कर जाता है। फिर मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है या सर्कुलर पाथ पर चलती है तो वहाँ पर सर्कुलर पाथ पर मोशन करने के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। ये अलग से कोई फोर्स नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर जो भी फोर्स अवेलेबल होता है उसी से सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्टेन कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर ट्रैक है और उस पर किसी कार को मुड़ना है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है उस सर्कुलर ट्रैक पर, अगर वो लेवल रोड है तब। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप समझिए कि मैक्सिमम स्पीड of a car on circular track on level road। ये मानिए कि एक कार है और वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। एक सर्कुलर ट्रैक है ये, और इस ट्रैक का सेंटर ये है, और इस सर्कुलर ट्रैक पर ये एक कार का मोशन है। और सपोज़ ये कार जा रही है इस तरह से स्पीड v से इस सर्कुलर ट्रैक पर। तो आप जानते हैं कि सर्कुलर ट्रैक पर जाने के लिए इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। आप ये देखिए कि जब ये कार इस पाथ पर मूव कर रही है तो इस वक्त यहाँ पर इसका जो वेट होगा mg, ये वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा। यहाँ पर रिएक्शन फोर्स R = mg, ये अपवर्ड वर्क करेगा। और अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। आप ये महसूस कीजिए कि जब ये कार चलेगी इस तरह से और ये ऐसे मुड़ेगी तो यहाँ पर इस कार के पहिए जो होंगे, ये जब ये ऐसे मुड़ेगी तो इस कार के ये जो व्हील्स हैं इस तरह स्लिप करेंगे, इसलिए इसके मोशन को अपोज करने के लिए यहाँ पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये व्हील्स और रोड के बीच में ये वर्क करेगा, ठीक है। और ये क्योंकि व्हील्स इस तरह का मोशन नहीं कर रहे, व्हील्स तो इस तरह का मोशन कर रहे थे ना, इस तरह का मोशन तो कर नहीं रहे थे। तो अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs ये लगता है यहाँ पर, ठीक है, व्हील्स में और रोड के बीच में, और अगर व्हील्स और रोड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये है μs, तो आप जानते हैं Fs = होता है μs × R, ये होता है। तो अगर ये सफिशिएंट है फ्रिक्शन फोर्स तो यही यहाँ पर जो नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc, ये इसी फ्रिक्शन फोर्स से ऑब्टेन कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फ्रिक्शन फोर्स या तो
इतना है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करा सकता है, जितना नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अगर इतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या उससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, सपोज़ ये है 5 न्यूटन और ये भी 5 न्यूटन चाहिए, तो बहुत ही आइडियल कंडीशन है, बिना टायर के पहिए घिसे हुए ये कार यहाँ से क्रॉस कर जाएगी। ओके, अगर ये लग रहा है 7 न्यूटन और ये चाहिए सिर्फ 5 न्यूटन, तो 7 में से 5 जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्टेन कर लिया जाएगा और जो रिमेनिंग 2 न्यूटन का फोर्स है वो इसके पहियों को घिस देगा। अब अगर मान लीजिए कि ये चाहिए 5 न्यूटन और ये केवल 3 न्यूटन है, तो फिर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा और फिर ये जो कार जा रही थी इस तरह से ट्रैक पर मुड़ नहीं पाएगी और बल्कि स्लिप हो जाएगी, इस तरह स्लिप हो जाएगी, सर्कुलर पाथ पर चल नहीं पाएगी और इस तरह से स्लिप हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार है ये सर्कुलर टर्न को केवल उसी कंडीशन में क्रॉस कर पाएगी, द कार will successfully cross the circular turn only if, किस कंडीशन में, कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो फ्रिक्शन फोर्स के मुकाबले या तो इक्वल हो या कम, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उससे ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो। अगर इक्वल तो आइडियल कंडीशन है और अगर ज़्यादा हो तो भी वो क्रॉस कर जाएगी। अब आप जानते हैं कि जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये होता है mv²/r, जहाँ पर r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न एट द लेस देन इक्वल्स टू fs होता है μs × r। r का मतलब जो रिएक्शन फोर्स है, तो mv²/r ज़्यादा लेस देन इक्वल्स टू μs और r की जगह m × g ये हो जाएगा। आप देखेंगे कि इस मास से ये मास कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा v² इज आइदर लेस देन और इक्वल्स टू μs × g × r, या जो वेलोसिटी होनी चाहिए कार की या तो इक्वल होनी चाहिए या कम होनी चाहिए √μs g × r से, ये होना चाहिए। अगर इतनी स्पीड है तो ये जो कार है ये सक्सेसफुली इस सर्कुलर टर्न को क्रॉस कर जाएगी। या अगर आप कह सकते हैं यहाँ से कि मैक्सिमम स्पीड है कार की, क्योंकि कार की स्पीड है तो कम होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू तो इसके इक्वल वाली हो गई ना, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए v मैक्सिमम ये होना चाहिए √μs g × r। तो अगर इतनी मैक्सिमम स्पीड से कार चलेगी तो वो सर्कुलर टर्न को क्रॉस कर सकती है, और अगर इससे ज़्यादा स्पीड से चलेगी, जब ज़्यादा स्पीड चलेगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा और उतना फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से मिल नहीं पाएगा। जब उतना फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिल पाएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो कम रह जाएगा और जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ज़्यादा चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको वो प्रोवाइड ही नहीं करा पाएगा, और जब वो प्रोवाइड नहीं करा पाएगा तो आप देखेंगे कि वो सर्कुलर टर्न पर स्लिप कर जाएगी, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास साइकिलिस्ट जो था किसी भी सर्कुलर टर्न पर अगर वो मुड़ रहा था तो क्या कर रहा था कि अपने आप को साइकिल के साथ वर्टिकल से कुछ झुका रहा था। अब यहाँ पर आपने देखा होगा जब ये कार इस टर्न से चलेगी तो ये अपनी स्पीड को स्लो करेगी। स्पीड को अगर स्लो नहीं करेगी, अगर स्पीड को उसने स्लो नहीं किया यहाँ पर, तो FC की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी और FS फ्रिक्शन फोर्स उतना मिलेगा नहीं, तो ये जाके बाहर गिरेगी, यहाँ पर सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर पाएगी। इसलिए
कि अगर कहीं पर अचानक सर्कुलर टर्न आ जाता है, या आप लोग देखते हैं कि आप पहाड़ों पर कहीं जाते हैं तो वहाँ पर बार बार सर्कुलर टर्न आते हैं, तो आपको अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा कम ना करनी पड़े, बार बार कम ना करनी पड़े। इसलिए आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, सर्कुलर रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, या कहीं पर रोड्स जो होते हैं टर्न पर, तो आपने देखा होगा कि वो ऑलरेडी इस तरह से बनाए जाते हैं, इस तरह से इंक्लाइन बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं होते, बल्कि इस तरह से तिरछे बनाए जाते हैं, जिससे कि जब वहाँ पर कोई भी बस या कोई भी ट्रक या कोई भी कार जब चलेगी वहाँ पर, तो साइकिल वाले की तरह अपने आप को इस तरह झुका सकती नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिकली वो उस ट्रैक पर चलेगी तो अपने आप उसकी जो बॉडी होगी वो इस तरह से वर्टिकल से कुछ झुक जाएगी और सक्सेसफुली वो उस टर्न को क्रॉस कर लेगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स are bent at circular turns, या सिर्फ टर्न्स पर या सर्कुलर टर्न्स पर इस तरह से रोड बनाए जाते हैं कि अगर आप देखिए कि ये रोड है, अगर आप देख रहे हैं कि ये रोड है, तो यहाँ पर ये ट्रैक जो होगा, अगर ये रेलवे ट्रैक है तो ये हिस्सा नीचे होगा और ये थोड़ा सा ऊपर होगा इससे। या अगर रोड है तो ये रोड इस तरह से प्लेन नहीं होगा, इनक्लाइन होगा, यानी कि ये वाला हिस्सा जो होगा ये थोड़ा सा ऊपर होगा। इस तरह से रखा जाता है। ये आपने कट काट लिया इस रोड का। अगर मैं इस रोड कट काटूंगा तो आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल पर ये बैंकिंग होगी रोड की, इस तरह से। तो अब आप देखिए कि अगर कोई भी कार या कोई भी ट्रक इसका इनवर्ड मोशन अगर हो रहा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार है, ये कार जा रही है अंदर, ऐसे नहीं, इनवर्ड मोशन, ये जा रही है ऐसे, इनवर्ड मोशन। इस कार का तो आप देखोगे कि किस तरह से यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इस तरह की बैंकिंग से। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो इसका वेट होगा mg इस कार का, ये तो ये हो जाएगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन ये होगा, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप लोग इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे दो कंपोनेंट होंगे नॉर्मल रिएक्शन के। एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर का, ये वर्टिकल। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल आप देख रहे हैं ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा। ये एंगल जो होगा ये थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है और ये आर है तो ये कंपोनेंट जो होगा ये होगा इसका आर कॉस थीटा, और जो ये कंपोनेंट है ये होगा आर साइन थीटा। और आप देखिए कि यही है सी, सेंटर ऑफ द
सर्कुलर पाथ ये है, और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है स्मॉल आर। इस कार की जो स्पीड है, ये स्पीड है v। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो r cos थीटा है, ये तो mg को बैलेंस कर रहा है, और जो r sin थीटा है, ये इस गाड़ी को, इस व्हीकल को, इस कार को, ट्रक को, जीप को या बस को सर्कुलर पाथ पर मोड़ने के लिए एक सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। तो आप लिखेंगे कि इन दिस केस, क्योंकि अलग से कोई फोर्स तो होता नहीं है, वहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर, वही बिहेव करता है सेंट्रिपेटल फोर्स की तरह। तो इन दिस केस सेंट्रिपेटल फोर्स F सफिक्स C, ये होगा कितना, R sin थीटा, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। और आप देख रहे हैं कि जो R cos थीटा है वो mg को बैलेंस कर रहा है, एंड mg इज इक्वल टू R cos थीटा डिवाइडिंग 1/2। वी गेट, तो F सफिक्स C अपॉन mg इज इक्वल टू R साइन थीटा अपॉन R cos थीटा। R से R कैंसिल हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो F सफिक्स C है, ये होता है mv² अपॉन R, और ये है mg। अगर वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर हम लोग, तो आपको मिलेगा कि F सफिक्स C की जगह हो जाएगा mv² अपॉन R, क्योंकि सेंट्रिपेटल फोर्स है, और अपॉन mg इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा tan थीटा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा मिलेगा v² अपॉन R। तो जो कंडीशन मिल रही है हम लोगों को कि tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन R। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है भाई कि इतनी स्पीड से कोई ट्रक या बस किसी सर्कुलर टर्न को क्रॉस करना चाहता है जिसकी रेडियस r है, तो कितने एंगल से आप वहाँ पर बैंकिंग करेंगे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और अगर ये आता है कि बैंकिंग ऑलरेडी है यहाँ पर, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से आप स्पीड भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि v² इज इक्वल टू R इंटू जी इंटू tan थीटा। तो क्या स्पीड होगी व्हीकल की, ये होगी v इज इक्वल टू √R इंटू जी इंटू tan थीटा। अगर इस स्पीड से या इससे कम स्पीड से कोई भी व्हीकल वहाँ से गुजरेगा, तो वो उस टर्न को क्रॉस कर सकता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको इंक्लूड नहीं किया है, मैंने सीधे इसको सीधे ऐसे ही निकलता हुआ मान लिया है। लेकिन अगर इसके व्हील्स, अगर मान लीजिए कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसके व्हील्स जो होंगे वो ऐसे जाएंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसे। अगर मान लीजिए कि इसकी स्पीड कम है, तो इसके व्हील्स ऐसे जाएंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसे। मैंने इस चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर हम लोग किसी भी व्हीकल के मोशन को या किसी भी कार के मोशन को किसी सर्कुलर ट्रैक पर कंसीडर करते हैं और वहाँ पर साथ में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके रोल को भी देखते हैं, तो फिर हम लोग एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं मैक्सिमम स्पीड के लिए। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए banked road including role of frictional force
अगर फ्रिक्शन फोर्स के रोल को भी हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं तो क्या होगा। जिस तरह से यहाँ पर ये कार जा रही थी, एक सर्कुलर ट्रैक देखिए ये बना हुआ है, ये एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आउटर एज है इस रोड का वो ऊंचा है इनर एज के मुकाबले। तो जो बैंकिंग का एंगल है ये एंगल है थीटा। अब एक कार जा रही है, सपोज इसका इनवर्ड मोशन है, ये इसका इनवर्ड मोशन है। तो आप देखें कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर वर्क कर रहे होंगे। अगर मान लीजिए ये कार है, ये जा रही है v स्पीड से, ये कार जा रही है v स्पीड से, और अब यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर लग रहे होंगे। तो एक तो वेट, इस कार का जो वेट है mg ये लग रहा होगा। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये लग रहा होगा, और अगर कार की स्पीड ज़्यादा होगी तो ये कार ऐसे जाएगी। जब ये कार जाएगी ऐसे तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर जो कार के व्हील्स हैं और रोड इनके बीच में ये एक फ्रिक्शनल फोर्स, सपोज़ ये Fs ये वर्क कर रहा होगा। अब आप देखिए कंपोनेंट इनके कौन कौन से आप कर सकते हो यहाँ पर। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो रेडियस, सपोज ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ C है और ये रेडियस है स्मॉल r, जिस सर्कुलर पाथ पर ये कोई भी कार मुड़ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि हम लोग कंपोनेंट कर सकते हैं Fs के और R के। R का एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट होंगे। और ऐसे ही Fs के कंपोनेंट जो होंगे, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। आप देख रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये 90 थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। तो R का कंपोनेंट ये वाला जो होगा ये होगा R cos थीटा ये होगा, और ये कंपोनेंट होगा R sin थीटा। Fs का जो ये कंपोनेंट होगा दिस वन, ये एंगल थीटा है तो ये होगा Fs cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये वाला होगा, ये होगा Fs sin थीटा, ये होगा। ओके, समझ पा रहे होंगे। तो R का ये कंपोनेंट, ये जो R cos थीटा है, ये इस वक्त Fs sin थीटा प्लस mg को बैलेंस कर रहा है। और इस तरफ टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ कौन कौन से लग रहे हैं, R sin थीटा प्लस Fs cos थीटा। तो जो लग रहे हैं इस तरफ, ये दोनों मिलकर आपस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराएंगे, और जिससे ये जो कार है ये एक सर्कुलर टर्न पर मुड़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि R cos थीटा इज इक्वल टू, आपने फॉर वर्टिकल फोर्सेस, फॉर वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस की R cos थीटा इज इक्वल टू Fs sin थीटा प्लस mg। लेकिन आप जानते हैं Fs इज इक्वल टू होता है μs इंटू R। तो पुटिंग Fs इज इक्वल टू μs इंटू R, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा R cos थीटा इज इक्वल टू μs इंटू R
साइन थीटा प्लस m इंटू जी। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो r कॉमन ले लीजिए, तो कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ से आप r निकाल लेंगे, तो जो रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है r, ये आ जाएगा mg अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ये निकाल लिया आप लोगों ने r। अब आप लोग देख रहे हैं कि एफ एस कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा ये लग रहे हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आप लिखेंगे कि इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सफिक्स सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये हो जाएगा। एफ एस की वैल्यू आप पुट कर देंगे, कितनी है, म्यू एस इंटू आर, पुटिंग एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई आर, वी गेट, तो हो जाएगा एफ सफिक्स सी सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ एस की जगह म्यू एस इंटू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। यहाँ से हम लोग r कॉमन निकालेंगे, तो एफ सफिक्स सी इज इक्वल टू हो जाएगा r विद इन ब्रैकेट म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब आप लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे r की 1 से, पुटिंग वैल्यू ऑफ r फ्रॉम 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ r फ्रॉम 1 वी गेट, तो मिलेगा एफ सफिक्स सी एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। और आप जानते हैं एफ सफिक्स सी होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू जी। यहाँ पर हम लोग कॉस से डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आप देखोगे कि आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई फ़र्क पड़ता नहीं इससे, लेकिन आपका एक्सप्रेशन सिंपल हो जाएगा। m से m कैंसिल, r पहुँचेगा यहाँ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई जी। आप देखो यहाँ पर जो होगा ये होगा म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी म्यू एस सिंपली प्लस साइन अपॉन कॉस टेन म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई दिस इज़ 1 प्लस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये आया आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू। तो आप यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं कि वो रिक्वायर्ड स्पीड जो यहाँ पर है वो कितनी होगी। v इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू जी विद इन ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इसका स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला आपके पास आता है। इक्वेशन नंबर सी। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन
x, सपोज ये इक्वेशन x और c, नोट लिख रहा हूँ कि कंपेयरिंग x एंड c, ये कंपेयर करते हैं तो आप देखते हो कि जो लेवल रोड थी उस पर इस मैक्सिमम स्पीड ये थी, बैंक रोड पर जो स्पीड थी वो ये थी। तो आप देख रहे हैं कि जो बैंक रोड है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे कि मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक रोड इज़ greater than that on level road। पहली बात ये आती है, ये फर्स्ट नोट आपके पास आया। और आप देखिए सेकंड नोट, बैंक रोड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर नहीं किया था यहाँ पर, तो अगर मैं म्यू एस को ज़ीरो कर दूँ, पुटिंग म्यू एस इज इक्वल टू ज़ीरो इन सी, तो ये ज़ीरो हो गया, ये 1 बचा, ये ज़ीरो हो गया, तो v इज इक्वल टू कितना बचेगा, अंडर रूट r इंटू जी इंटू टेन थीटा। और आप देखिए कौन सी इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर बी। तो वही इक्वेशन निकल के आ रही है, वही केस निकल के आ रहा है। और इस केस में कोई भी वेयरिंग एंड टियरिंग नहीं होती टायर की, टायर घिसते नहीं हैं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो हम ले ही नहीं रहे। आप देखिए कि अगर मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कि कार की स्पीड जितनी यहाँ से आ रही है, अगर कार की स्पीड इससे ज़्यादा है तो ये कार बाहर फिसलेगी। जब ये कार ऐसे फिसलेगी ये, तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इधर बढ़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। जब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इसका जो ये कंपोनेंट है ये बढ़ेगा, और जब ये कंपोनेंट बढ़ेगा तो ये सेंट्रल फोर्स जो ज़्यादा है, ज़्यादा सेंट्रल फोर्स हमें चाहिए होगा, ये इस बात को शो करेगा। स्पीड बढ़ जाएगी तो ज़्यादा सेंट्रल फोर्स चाहिए होगा, अगर इस स्पीड से स्पीड बढ़ती है तब। अगर मान लीजिए कि स्पीड इसके मुकाबले कम होती है तो फिर ये अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रेडियस कम लेकर अंदर आएगी। जब ये ऐसे खिसकेगी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसे, और उस केस में जो कंपोनेंट होगा इसका ऐसे हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें से ये कंपोनेंट कम हो जाएगा तो जो नेट सेंट्रल फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एडजस्टमेंट होता है। लेकिन ऐसे केस में जब फ्रिक्शन फोर्स मौजूद होता है तो वहाँ पर जो टायर होते हैं वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से घिस जाया करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कार की पार्किंग की, मतलब ये हुआ कि किसी भी बैंक रोड पर आपको कार पार्क करनी है तब क्या होगा। नोट 3, फॉर पार्किंग ऑफ ए कार ऑन बैंक रोड। अगर आपको कार पार्क करनी है किसी भी बैंक रोड पर, तब आप देखेंगे कि इंक्लाइंड रोड ये है, ये इंक्लाइंड रोड है और आपको कार पार्क करनी है। सपोज़ ये कार है, ये कार है, तो इस कार का वेट ये mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन r, ये होगा। ओके, उसके बाद आप ये देखेंगे कि हम लोग mg कंपोनेंट करेंगे तो mg का एक कंपोनेंट तो इस तरफ हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये mg cos थीटा। और एक अलोंग द प्लेन ये कंपोनेंट हो जाएगा। जो ये कंपोनेंट होगा ये होगा mg sin थीटा, ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। अब जो ये mg sin थीटा है
ये से खिसकाएगा ऐसे। आप देख रहे हैं कि जो R है वो किसके इक्वल है, mg cos थीटा के। तो जब ये ऐसे खिसकेगी कार, तो कहीं कार ऐसे खिसक ना जाए, इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा इस तरह से, F∼s। ये कितना होता है, ये होता है μs × r के इक्वल। तो कार पार्क कब रहेगी, कार यहाँ रुकी कब रहेगी, तो कार के रुके रहने के लिए ज़रूरी है कि जो ये फोर्स है, ये वाला, ये इसके इक्वल हो। ठीक है, माने कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है या इसके इक्वल है तो ये कार यहीं पर रुकी रहेगी। तो आप जानते हैं कि Fs या तो ज़्यादा होगा या इक्वल होगा mg sin थीटा के। अब जो Fs होता है ये होता है μs × r ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg sin थीटा। जहाँ लिखा है r उसकी वैल्यू mg cos थीटा, तो μs × mg cos थीटा आधा ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg sin थीटा। ये हो जाएगा mg से mg कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos tan होता है, तो कंडीशन आएगी कि μs मस्ट बी आइदर इक्वल्स टू ग्रेटर देन tan थीटा। अगर ये कंडीशन है, अगर कार के जो टायर हैं और रोड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर वो tan थीटा के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो ये कार यहाँ पर रुकी रहेगी। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सपोज़ μs कम रह गया उससे, तो फिर ये कार ऐसे स्लिप होके नीचे आ जाएगी। अगर आपने कार यहाँ पर खड़ी कर गए आप कार, तो ये अपने आप खिसक कर नीचे आ जाएगी इस इंक्लाइंड प्लेन से। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।